हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल SK केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बीजीय व्यंजक के बारे में समझा था। टॉपिक हमारा चल रहा था बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो सेक्शन हम लेके चलेंगे। पहला बीजीय व्यंजक और दूसरा सर्वसमीकाएँ। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उनको किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है, किस प्रकार से उनसे पक्षांतरण किए जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम बहुपद को कवर करने वाले हैं दोस्तों। और मैंने आपको कहा भी था कि इस टॉपिक में से अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुपद से संबंधित पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम बहुपद को समझेंगे कि बहुपद होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। इस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं पॉलिनोमाइल्स। ठीक है दोस्तों, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमाइल्स हम कह सकते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ बहुपद लिखा तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि ये होता क्या है, बहुपद कहेंगे किसे। तो आपको यही समझना है कि बहुपद कहते किसको हैं। ठीक है, परिभाषा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। किसी बीजीय व्यंजक में चर पद की घात या सभी चर पदों की घात, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। किसी बीजीय व्यंजक में सभी चर पदों की घात पूर्ण संख्या किस रूप में होनी चाहिए दोस्तों? पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। किसी बीजीय व्यंजक में सभी चर पदों की घात पूर्ण संख्या के रूप में होने पर उसे, यानी उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? बहुपद कहेंगे। तो किसी बीजीय व्यंजक में सभी चरपदों की घात, जितने भी चरपद उसमें आ रहे हैं, उन सभी की घात किस रूप में होनी चाहिए दोस्तों? पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। तब उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी दोस्तों? 0 से। 0, 1, 2, 3 से लेके अनंत तक हो सकती है। तो ये पूर्ण संख्याएं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इस रूप में अगर घात आती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? बहुपद कह सकते हैं। अब इसके जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इसके जो प्रश्न आएंगे वो किस तरीके से, सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा इसकी परिभाषा से कि निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ये चीज़ आपको बतानी है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ 1-2, उससे आप समझ पाएंगे कि बहुपद है या नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 7x + 5 = 6, तो ये दोस्तों क्या है? बहुपद है। और ये बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें चरपद आपको दिख रहा है कौन सा है? x, और x की घात यहाँ पर 1 मानेंगे। कितनी मानेंगे दोस्तों? 1। ठीक है, x की घात 1 है, और 1 क्या होती है दोस्तों? पूर्ण संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि ये जो बहुपद, ये जो पद हमें दिया गया है, ये जो बीजीय व्यंजक हमें दिया गया है, ये क्या है दोस्तों? बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल है, या इसको मैं और बढ़ा देता हूं थोड़ा। 3x + 5y² = 6। इस प्रकार का अगर एग्जाम्पल आता है तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x की घात 1 मान सकते हैं, यहाँ y की घात 2 है। तो यहाँ भी चरपद की घात जो है वो क्या आ रही है दोस्तों? 1 और 2 आ रही है, और 1 और 2 की ही संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीजीय व्यंजक हमें दिया गया है, ये क्या है दोस्तों?
बहुपद है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है ये भी क्या है दोस्तों, बहुपद है। तीसरा एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नीचे भिन्न को नीचे संख्या को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। संख्या नीचे अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमें केवल और केवल जो ध्यान देना है वो किस पे देना है दोस्तों, चर पद की घात पे देना है। और वो किस रूप में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। अपने को केवल इसी पे ध्यान देना है। चर पद कौन सा है यहाँ, एक तो x है और एक y है। x की घात यहाँ 1 है, y की घात भी 1 है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, बहुपद कह सकते हैं, यानी ये एक बहुपद है। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये कोई एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमें चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो आप इसको समझिएगा, यहाँ 2/x लिखा हुआ है, यानी x की घात 1 है। लेकिन बहुपद उसी को कहेंगे जो सरल रेखीय समीकरण के रूप में हो, सरल रेखा में होना चाहिए, है ना। अगर नीचे संख्या है तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है दोस्तों, ये तो गुणांक है 5/3। लेकिन अगर चरपद ही नीचे आ गया तो फिर उस स्थिति में वो बहुपद नहीं होगा। यानी x, y, z जो चरपद हैं वो नीचे नहीं आने चाहिए, क्योंकि नीचे आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ये जो 1 है ना दोस्तों, इसको जैसे हम सरल बनाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको ऊपर लिखेंगे। तो ये 2, x की घात यहाँ 1 है, ऊपर आते हैं क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, प्लस y² = 4। तो यहाँ चरपद की घात क्या होगी, -1 हो गई, जबकि पूर्ण संख्या में माइनस तो कहीं आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस स्थिति में इस माइनस की वजह से ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी है एक तो। हाँ, ये हो सकता है कि किसी संख्या को या चरपद को नीचे लिखा जा सकता है, लेकिन किसी चरपद को नीचे नहीं लिखा जा सकता। अगर चरपद नीचे लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा दोस्तों, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं और ये बहुपद की परिभाषा है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर कुछ एग्जाम्पल में और समझाता हूँ आपको कि कौन से बहुपद होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ आपको इसके। और ये याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और एक प्रश्न तो निश्चित रूप से यहाँ पूछने जैसा बन सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चे अधिकतर गलतियाँ करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। इसलिए परिभाषा से संबंधित जो एग्जाम्पल हैं इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जो भी नंबर था उसका वो आप लगा लीजिएगा उसके हिसाब से। तो अगला जो एग्जाम्पल है मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिया √5x² + 3y³ = 6। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल और केवल चरपद पे ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ चरपद की घात 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 दोनों ही क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती है। इसलिए इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, बहुपद है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, अंडरवुड है, लेकिन अंडरवुड किस पे है दोस्तों, संख्या पे है, चरपद पे नहीं है। इसी के विपरीत अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5 √x ले लिया दोस्तों मैंने, प्लस 3 y की घात 5 = 4। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ 5 ऐसे कैसे मैं लिख सकता हूँ। अंडरवुड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधी घात होती है। अंडरवुड का मतलब क्या होता है, आधी घात, प्लस 3 y की घात 5 = 4। तो यहाँ जो चरपद है x और y, उसकी एक जगह तो घात आ रही है 1/2 के रूप में और एक जगह घात आ रही है 5 के रूप में। और 5 हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो पद है या बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझने को मिली कि
x या y यानी चर पद जो हैं वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, यानी उनकी घात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, एक सरल रूप में होनी चाहिए, तभी जाके उनको क्या कहेंगे पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, ये आप याद रखिए, तभी हम उसको बहुपद कह पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो हमें समझना जरूरी है। और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5x² बटे हुए या 5 बटे हुए x की घात 5 प्लस 6y² बराबर 3, इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि y की घात यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ x की घात 5 तो ये दिख ही रही है। ठीक है, और इसकी आधी घात और लग जाएगी, तो ये भी क्या है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में नहीं है, सॉरी पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और समझना है, यहाँ से कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जो सरल किए जा सकते हैं और ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 2 √x की घात 4 मान लेता हूँ मैं, प्लस 5y³ बराबर 6, ये कोई एग्जाम्पल है। अब यहाँ हम देखेंगे तो आप अधिकतर जो बच्चे होंगे वो देखते हैं कि अंडर रूट आ रहा है, ये तो बहुपद नहीं है, तो वो बहुपद नहीं है कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन आप समझिएगा इसको, ये 2 ऐसा कैसा, ये जो 4 है ना दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, और अंडर रूट जब भी लगता है तो उसका वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हम अगर इसको हल करें, ध्यान दीजिएगा, x की घात 4, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आधी घात होती है। तो उस स्थिति में ये 2 4 और 1/2 दोनों गुणा हो जाएंगे, 4 × 1/2, तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, और ये आ जाएगा 5y³ बराबर 6। ठीक है, यानी यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ आ रहा है 2x की घात 2 प्लस 5y³ बराबर 6। और जैसे ही हमने ये देखा तो ये किस रूप में आ गया दोस्तों, बहुपद के रूप में आ गया, यानी ये जो पद लिखा हुआ है ये बहुपद है निश्चित रूप से। तो आपको ये जरूर देख लेना है कि अंदर लिखी हुई संख्या पूर्ण वर्ग तो नहीं है, उस स्थिति के अंदर आपको उसको बहुपद लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनसे आप समझ सकते हैं कि बहुपद कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आगे ध्यान देते हैं दोस्तों, बहुपद के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। बहुपद के प्रकार, तो दोस्तों बहुपद के जो प्रकार है वो कुछ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे इनका एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि और इनको बांटा जा सकता है। जैसे मैं पहला अगर इसका भाग लूँ तो मैं इसको बांट सकता हूँ पदों के आधार पर। पदों के आधार पर मतलब अलग अलग मापदंड हैं इसके। तो पहला मापदंड किस आधार पर है दोस्तों, पदों के आधार पर, कि पद कितने हैं उसके हिसाब से उसको लिखा जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा इधर, अगर उसमें एक ही पद है, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे एक पदीय बहुपद। क्या कहेंगे दोस्तों, एक पदीय बहुपद कहेंगे, एक ही पद है। तो उसमें अगर दो पद हैं तो उसको हम कहेंगे द्विपदीय बहुपद, और उसमें अगर तीन पद हैं तो उसको हम कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे और हो सकते हैं, चतुर्पदीय बहुपद हो सकता है, यानी बहुत सारे बहुपद लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और ये किस आधार पर होंगे, पदों की संख्या के आधार पर होंगे। मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे 5x है तो 5x एक ही पद है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक पदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपद की बात करें, मान लीजिए x + 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ दो पद है, x अलग पद है और 5 अलग। अलग अलग क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, और बीच में प्लस या माइनस लगने की वजह से पद क्या हो जाते हैं दोस्तों, अलग अलग हो जाते हैं। तो x + 5 कैसा पद है दोस्तों, द्विपदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद की बात करें तो a + b + c हो सकता है,
इसी प्रकार के कई पद हो सकते हैं जो 3 पद के रूप में लिखे जा सकते हैं। 4 पद हैं तो चतुर्पदीय बहुपद हो जाएगा, और 5 है तो पंचपदीय हो जाएगा। इस तरीके से आगे उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये तो हो गया दोस्तों पदों के आधार पर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा दोस्तों वो हो सकता है चरों के आधार पर। चरों के आधार पर तो चर पद के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है दोस्तों, और ये भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मैं पहला जो है वो लिख सकता हूँ, इसको नंबरिंग में दे देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, आगे भी हो सकता है। पहले पद की अगर मैं बात करूँ या पहले प्रकार की मैं बात करूँ तो पहला प्रकार हो सकता है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो 2 चर वाले बहुपद लिखे जा सकते हैं। 2 चर वाले बहुपद। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो 3 चर वाले बहुपद लिखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी हो सकते हैं। 4 पद वाले हो सकते हैं, 5 पद वाले हो सकते हैं। तो एक चर वाला बहुपद क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक ही चर हो। जैसे 5x हो सकता है, 3y हो सकता है, केवल z हो सकता है। ये सब क्या है दोस्तों, एक चर वाले बहुपद है। बड़े भी हो सकते हैं, x + 5 = 3 हो सकता है, ये भी एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर है। ठीक है ना। या x² + 5x + 6 = 0, ये भी एक ही चर वाला बहुपद है क्योंकि इस पूरे में एक ही चर x है। पद कितना ही बड़ा हो सकता है, पदों की संख्या के आधार पर नहीं बांट रहे हैं हम यहाँ किस आधार पर बांट रहे हैं, चर के आधार पर। तो चर तो यहाँ एक ही है ना, x के अलावा कोई दूसरा चर थोड़ी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको एक चर वाला बहुपद कह रहे हैं। 2 चर वाले बहुपद की अगर बात करें तो उसको हम x + y लिख सकते हैं। 2 चर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ, या 7x + 3y के रूप में हो सकता है वो इस रूप में लिखा हुआ हो, x² + 5x + 6y, ठीक है, प्लस y² = 3। इस प्रकार का कोई पद हो सकता है। तो यहाँ 2 प्रकार के चर आ रहे हैं दोस्तों, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 चर वाले बहुपद का मतलब क्या है। 3 चर वाले बहुपद में दोस्तों 3 चर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3x + 2y + 5z = 6। इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल मिल जाए आपको, ठीक है। या हो सकता है x² + y² + z² = 3। ये भी क्या है दोस्तों, 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है। तो चरों के आधार पर हम इस तरीके से बांट सकते हैं और पदों के आधार पर हम बहुपद को उस तरीके से बांट सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। और तीसरा जो प्रकार होगा दोस्तों वो होगा घात के आधार पर। ठीक है। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, 2 चर वाला जो बहुपद है इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ग्राफ वगैरह जो है वो 2 चर वाले बहुपद से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ केवल एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका एक मानक रूप होता है। 2 चर वाले बहुपद का क्या होता है दोस्तों, मानक रूप होता है। वो मानक रूप मैं आपको बता देता हूँ, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखना। यहाँ 2 चर है, ये चीज़ कन्फर्म है। पहला चर x है और दूसरा चर क्या है दोस्तों, y है। ठीक है। तो इसके साथ कोई ना कोई गुणांक जुड़ा हुआ होगा जिसको मैं अचर पद कह सकता हूँ a के रूप में। तो संख्या पद क्या बन गया दोस्तों, ax बन गया। यहाँ दूसरा अचर पद क्या हो सकता है, b हो सकता है। और तीसरा अचर पद c हो सकता है जिसके साथ कोई x और कोई y जुड़ा हुआ नहीं है। और बीच में किसका चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, प्लस का, = 0। यानी इसका जो मानक रूप होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ax + by + c = 0। ये आपको याद रखना है। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया है आपको कि 2 चर वाले जो रेखिक समीकरण है उनका मानक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0। रेखिक होना चाहिए, ध्यान रखना। कैसा होना चाहिए, रेखिक। 2 चर वाले बहुपद है, इसमें रेखिक भी हो सकते हैं, अरेखिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए है दोस्तों, इसके लिए रेखिक होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। एक ही रेखा में होना चाहिए, ये बाउंडेशन है इसकी। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं तीसरे प्रकार की चर्चा आपसे करता हूँ। तीसरे प्रकार की चर्चा दोस्तों कर लेते हैं कि तीसरा प्रकार क्या होता है बहुपद का, या किस प्रकार से उसको बांटा जाता है। उसका जो तीसरा सेक्शन है वो हम देख रहे हैं।
तीसरा सेक्शन क्या है दोस्तों, घात के आधार पर। किस आधार पर बांटा जाएगा, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर किस तरीके से बांटा जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहला हो सकता है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता है रेखीय बहुपद या रेखिक बहुपद भी कह सकते हैं, बात एक ही है, रेखिक बहुपद। यानी जिसकी एक घात होगी वो एक रेखा के रूप में माना जाता है, यानी वहाँ दो घात नहीं है, तीन नहीं है, केवल एक एक घात है, तो वो क्या है, एक घातीय बहुपद है, तो उसको हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होगा उसका वो होगा दोस्तों द्विघातीय बहुपद, दो घात के रूप में, ठीक है। और जो तीसरा मान सकते हैं हम त्रिघातीय बहुपद के रूप में, आगे भी हो सकते हैं, चतुर्घातीय हो सकता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ तक देख लेते हैं क्योंकि जैसे ये होंगे वैसे आगे वाले होंगे, ठीक है। एक घातीय या रेखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ चर का कोई विशेष वो नहीं है, ठीक है ना, चर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रेखीय रूप में और द्विघातीय त्रिघातीय इस रूप में वो होने चाहिए। जैसे मान लीजिए रेखिक बहुपद की अगर मैं बात करूं, इस प्रकार से ये हो सकता है x + y = 5, ये एक रेखिक बहुपद है। ये क्या है दोस्तों, रेखिक बहुपद है। एग्जाम्पल एक मान सकता हूँ। दूसरा अगर मैं लूँ 3x + 5y - 6 = 0, ये भी क्या है दोस्तों, एक रेखिक बहुपद है। रेखिक में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ भी x और y की घात 1 है, तो जहाँ पर चर पदों की घात 1 हो उस स्थिति में उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, रेखिक बहुपद कहा जाएगा। और यहाँ रेखिक बहुपद का मानक रूप मैंने पिछले सेक्शन में आपको बता दिया था, ax + by + c = 0, ठीक है दोस्तों। द्विघातीय बहुपद की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कितनी घात होनी चाहिए दोस्तों, 2 घात होनी चाहिए, समझना अच्छे से इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हो सकता है इसका, x² + 5x + 6 = 0। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो चर पद है उसकी घात कितनी है दोस्तों, 2 है, ठीक है दोस्तों। थोड़े डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं इसको। तो द्विघातीय बहुपद की हम बात कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल हम ये मान सकते हैं x² + 5x + 6। द्विघातीय बहुपद में क्यों कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो इसको द्विघातीय क्यों कह रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुपद की जो घात होती है ना दोस्तों, मैं अलग से आपको बता देता हूँ, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बहुपद की घात कह सकते हैं, उसकी कोटि कह सकते हैं, या ऑर्डर उसको कह सकते हैं, ठीक है। बहुपद की घात क्या है, उसकी कोटि क्या है, या उसका ऑर्डर क्या है। तो ये याद रखिएगा कि जो भी बहुपद है ना, बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात, यानी बहुपद की जो घात होती है ना, उस पूरे बहुपद की घात वो मानी जाएगी जो उस बहुपद की अधिकतम घात होगी। या हमसे पूछ लिया जाए कि बहुपद की कोटि क्या है, तो कोटि उसको मानेंगे जो सबसे ज़्यादा घात है। या हमसे पूछ लिया जाए कि इस बहुपद का ऑर्डर क्या है, तो भी बात एक ही है, उसकी अधिकतम घात ही क्या होती है दोस्तों, बहुपद की घात होती है, या कोटि होती है, या ऑर्डर होता है। तो यहाँ अधिकतम घात 2 है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि ये किस प्रकार का बहुपद है दोस्तों, ये द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल होते हैं, हो सकते हैं, अपने को केवल समझना है तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है उसके लिए। त्रिघातीय बहुपद अगर हम लें तो मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ 3x की घात 3 + 5x की घात 2 + 3x = 5, तो ये एक त्रिघातीय बहुपद है। या एक एग्जाम्पल मैं और ले लूँ, x² प्लस या 5x² प्लस 2x² y = 6, ये भी एक त्रिघातीय बहुपद है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि ये 2 ही घात है, नहीं, 2 द्विघातीय नहीं है, त्रिघातीय है। यहाँ 2 है घात, अब यहाँ x और y दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, इस चीज़ को समझिएगा। x² y
दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों की घातें जोड़ी जाएंगी। चरपद है ना अलग अलग, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। तो ये कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ इसको देखा जाएगा, 2 चर एक साथ आते हैं तो उनकी घातों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ त्रिघातीय बहुपद है। तो ये कुछ उदाहरण है जिनसे हम समझ सकते हैं कि एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय क्या होता है, त्रिघातीय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि ये जो द्विघातीय बहुपद है ना दोस्तों, इसका मानक रूप मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे इस जगह लिख देता हूँ। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें अलग से मैंने लिखी है, एक तो बहुपद की घात या कोटि, और एक द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद एक बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसमें कई चीज़ें आती हैं और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर चर्चा करेंगे उसकी। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ये मानक रूप होता है दोस्तों ax² + bx + c = 0। यानी पहला जो पद होगा वो x² के रूप में होगा, उसके साथ कोई ना कोई अचर पद a मान लिया मैंने। दूसरा पद x के रूप में होगा, इसके साथ अचर पद मैंने b मान लिया, और तीसरा अचर पद c मान लिया। तो मानक रूप क्या हो गया दोस्तों, ax² + bx + c = 0। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुपद के प्रकार थे दोस्तों, कुछ अलग अलग सेक्शंस थे जो हमने देखे, और आप इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड में जाता हूँ थोड़ा सा, जब तक आप नोट कीजिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों इसको। तो आज का जो टॉपिक था दोस्तों, इसमें हमने समझा कि बहुपद कहेंगे किसे, बहुपद की परिभाषा क्या हो सकती है, और बहुपद के प्रकार क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है दोस्तों, इसमें ये याद रखिएगा कि बहुपद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए गए बहुपद की कोटि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, दिए गए बहुपद की कोटि क्या होगी। एक चीज़ वहाँ याद रखिएगा कि अगर वो बहुपद नहीं है ना, तो वहाँ कोटि विद्यमान नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि बहुपद अगर नहीं है तो फिर उस स्थिति में उसको ऑप्शन देना पड़ेगा कि यहाँ जो घात है वो विद्यमान नहीं है। इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। और इसके अलावा इसमें बहुपद के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मानक रूप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको जो मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो मैं पूछ लिया जाए 3, 4, 5 यानी संख्याएं जो है ना, ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार का कुछ नोट करके लिख लीजिएगा, चाहिए ये बहुपद है कि नहीं है, ये आप सोचिए कि बहुपद है या नहीं है। तो अधिकतर बच्चे ये सोचेंगे कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इनमें x ही नहीं आ रहा, y भी नहीं आ रहा, तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि ये बहुपद है। ठीक है ना, और इनको हम बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं दोस्तों, अचर बहुपद इनको कहेंगे। तो आपको पता है कि पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए घात। तो मैं इस 3 को ढंग से समझिएगा, इस 3 को मैं 3x की घात 0 नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि x की घात 0 तो 1 होती है ना। 3x 0 लिख सकते हैं, 4x 0 लिख सकते हैं, 5x 0 लिख सकते हैं। यानी संख्याएं सारी ही क्या होती है दोस्तों, बहुपद होती है। और वो बहुपद का कौन सा प्रकार है दोस्तों, अचर बहुपद। ठीक है, तो अचर बहुपद हम उसको कह सकते हैं। और ये याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा चाहिए। ये चीज़ रह गई थी, मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, और मैं अधिक से अधिक चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके, कुछ भी उसमें से छूटे नहीं, इतनी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया अगर आपको आज का सेशन, तो आपको लाइक करना चाहिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए SKK मैथ्स क्लासेस के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।